गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? अनुराग, प्रिया, जगत, सभी को गुड इवनिंग। रजत, अंशिका, गुड इवनिंग। दुर्गेश, गुड इवनिंग भाई। तो तुम लोग कुछ पढ़ाई वढ़ाई कर रहे हो कि नहीं? तुम लोग का टेस्ट है ना? एससी वर्मा फोर्स कॉन्सेप्ट लगा लिया, मतलब सॉल्व कर लिया? क्वेश्चन नहीं हो रहे हैं? क्वेश्चन ऐसा तो होगा नहीं कि जो भी क्वेश्चन कर रहे हो कोई हो ही नहीं रहे हैं, ऐसा तो नहीं होगा। ठीक है, जो नहीं हो रहे हैं वो देखो क्यों नहीं हो रहे हैं, उस टाइप का आपको एग्जाम्पल्स कराए गए होंगे। थ्योरी लेक्चर को फिर फॉलो करो। चलिए, तो आज एक कंस्ट्रेन जो टॉपिक चल रहा था उसमें एक और कंस्ट्रेन का कॉन्सेप्ट सीखेंगे, दैट इज रिजिड बॉडी कंस्ट्रेन। रिजिड बॉडी कंस्ट्रेन का एक कॉन्सेप्ट बता चुका हूं मैं, याद होगा सभी बच्चों को। इसका पहला रिजिड बॉडी कंस्ट्रेन में पहला कंस्ट्रेन हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। फर्स्ट कंस्ट्रेन क्या था? फर्स्ट कंस्ट्रेन हम लोग डिस्कस कर चुके हैं सिंगल रिजिड बॉडी के लिए, है ना। सिंगल रिजिड बॉडी के लिए हम लोग कर चुके हैं क्या, कि अगर कोई सिंगल रिजिड बॉडी है उस पर हम 2 पॉइंट लेते हैं, है ना, कोई भी 2 पॉइंट लेते हैं तो उस दोनों पॉइंट की रिलेटिव सेपरेशन चेंज नहीं होगा, उन दोनों पॉइंट्स के बीच की दूरी जो है अपनी चेंज नहीं होगी। तो उसके लिए ये जरूरी है कि अलोंग दैट पर्टिकुलर लाइन वेलोसिटीज मस्ट बी सेम। ये हम लोग ने किया था, है ना। फर्स्ट कंस्ट्रेन ये किया था कि एक अपने पास एक रिजिड बॉडी है, ये रिजिड बॉडी है मान लो, ये कर चुके हैं हम लोग। तो यहां पे अगर मैं कोई भी 2 पॉइंट लेता हूं, कोई भी यहां पे 2 पॉइंट लेता हूं P और Q, तो इन दोनों पॉइंट की ये डिस्टेंस कांस्टेंट रहनी है। इसके लिए जो वेलोसिटी होगी, जैसे ये PQ की वेलोसिटी इधर है और ये VP इधर है, तो क्या सीखा था हम लोगों ने कि इन दोनों की जो वेलोसिटी अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग होगी, दिस मस्ट बी सेम, दिस मस्ट बी सेम। यही तो सीखा था, बोलो भाई। तो ये अपने पास VP, ये है अपना VQ। तो ये एंगल अगर आप कुछ ले लेते हो अल्फा और ये ले लेते हो बीटा, तो क्या सीखा था हम लोगों ने, लाइन PQ डिस्टेंस, ये डिस्टेंस PQ कांस्टेंट रहना है, रिजिड बॉडी है, ठीक है, ये डिस्टेंस कांस्टेंट रहना है फॉर रिजिड बॉडी। तो क्या लिखेंगे, अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग वेलोसिटीज मस्ट बी सेम। यही तो था, अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग, along the line joining velocities of 2 points must be same। ये हम कर चुके हैं, जैसे रॉड के लिए देखा था, है ना, जैसे रॉड के लिए। तो सभी बच्चे बता सकते हैं क्या होगा, VP cos अल्फा that should be equal to VQ cos बीटा। तो दैट इज द कंस्ट्रेन रिलेशन, ये हम जान चुके हैं। अब इसी का दूसरा कंस्ट्रेन सीखते हैं आज। इसी का दूसरा कंस्ट्रेन
सेकेंड कंस्ट्रेंट ये है फॉर टू रिजिड बॉडी। सेकेंड कंस्ट्रेंट किसके लिए है? फॉर टू रिजिड बॉडी इन कॉन्टेक्ट। अगर ये सिंगल के लिए है ना, तो कोई भी दो रिजिड बॉडी अगर अपने कांटेक्ट में है तो उसके लिए कंस्ट्रेन इक्वेशन क्या होगा? ठीक है, कोई भी दो रिजिड बॉडी अगर कंस्ट्रेन में है तो उनके लिए क्या कंस्ट्रेन रिलेशन निकाल सकते हैं? देखिए, आप सभी को पहले मैं कॉन्सेप्ट लिख दूं कि अगर दो रिजिड बॉडी हैं, ध्यान दीजिएगा, दो रिजिड बॉडी हैं, ठीक है, वो कांटेक्ट में, तो उनमें क्या लगेगा बताओ? उनमें नॉर्मल रिएक्शन लगेगा कांटेक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर। ठीक है, कांटेक्ट के परपेंडिकुलर हमारा जो है क्या होगा? नॉर्मल रिएक्शन लगेगा। तो अगर ये रिजिड है, ध्यान दीजिएगा, रिजिड है, तो एक बॉडी दूसरे बॉडी को डिस्टॉर्टेड नहीं करेगी, मानते हो कि नहीं? पेनिट्रेट नहीं करेगी। किस डायरेक्शन में? अलोंग द नॉर्मल। अगर वो रिजिड है, मान लो जैसे कि आपके पास दो स्पंज है या दो बलून है, दोनों बलून को जब आप इधर से पुश करते हो तो उनके बीच का जो कांटेक्ट फोर्स, जो कांटेक्ट है, वहां डिस्टॉर्टेड हो जाता है, मतलब वो एक दूसरे को दबा रहे हैं, मानते हो? तो एक दूसरे को दबा रहे हैं। यार आपको लेक्चर 2x पे देखना चाहिए कि 3x पे? ये सब फालतू चीजें मत पूछा करो यार, ये सब जो जिसमें आप कंफर्टेबल हैं आप वो करो। मैं समझ नहीं पा रहा हूं आप क्या पूछना चाह रहे हैं। ठीक है, जब लेक्चर चल रहा होता है तो सीरियसली होके पढ़ा करो। मैं नहीं समझ पा रहा हूं आप क्या पूछ रहे हैं, क्या नहीं पूछ रहे हैं। आप फिजिक्स से रिलेटेड जो पूछना है वो पूछिए। तो यहां पर अगर आप ये डिस्टॉर्टेड है, तो डिस्टॉर्टेड हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? हम ये बोल सकते हैं कि एक बॉडी दूसरे बॉडी को नॉर्मल डायरेक्शन में पेनिट्रेट कर रही है, तो वो रिजिड तो नहीं रही। एक बॉडी दूसरे बॉडी को डिस्टॉर्टेड करेगी तो उसका शेप चेंज होगा, तो वो रिजिड नहीं रहेगी। ये बात समझ पा रहे हैं? इसका मतलब ये हुआ कि इधर डिस्टॉर्टेड ना हो, मतलब नॉर्मल की डायरेक्शन में दोनों की रिलेटिव वेलोसिटी सेम हो। तो वो जब दो बॉडी की, मैंने तुम लोगों को एक बात बताई भी थी जब हम लोग इंक्लाइंड प्लेन पे ब्लॉक्स का नॉर्मल रिएक्शन निकाल रहे थे, याद करो। मैंने कहा था कि इंक्लाइंड प्लेन अगर स्मूथ है और दो बॉडी जो है, दो बॉडी अगर अपने पास जो है टच में है और छोड़ दे रहे हो, तो क्या होगा? दोनों का, याद है ये वाला एग्जांपल, एक ब्लॉक है दूसरा ब्लॉक है, इधर भी ये भी जी साइन थीटा से जा रहा है और ये भी जी साइन थीटा से जा रहा है, याद करो। तो इन दोनों में कोई भी नॉर्मल रिएक्शन नहीं होता था, इन दोनों में कोई भी नॉर्मल रिएक्शन नहीं होगा, मानते हो? इन दोनों का अगर एक्सेलरेशन इस कांटेक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर जो भी एक्सेलरेशन है वो अगर सेम है, जी साइन थीटा और जी साइन थीटा, तो हम क्या बोलते थे कि नॉर्मल रिएक्शन जीरो है, कोई भी प्रेसिंग नहीं हो रही है। ठीक, तो यही कॉन्सेप्ट से आप समझ सकते हो कि अगर बॉडी रिजिड है और कांटेक्ट में है, बॉडी अगर रिजिड है और कांटेक्ट में है, तो उनका कोई भी नॉर्मल डायरेक्शन में एन जीरो होगा, मतलब उस डायरेक्शन में रिलेटिव वेलोसिटी या रिलेटिव एक्सेलरेशन अलोंग द नॉर्मल, अलोंग द कांटेक्ट सरफेस शुड बी सेम होगा या रिलेटिव जीरो होगा, जो भी आप बोलिए। तो कॉन्सेप्ट इसका ये है, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन of two rigid body in contact must be same along normal टू कांटेक्ट सरफेस, मतलब कांटेक्ट सरफेस के नॉर्मल जो भी वेलोसिटी या एक्सेलरेशन होगा वो सेम होगा। उसका रीजन मैंने आपको बताया, नहीं तो बॉडी रिजिड नहीं कहलाएंगी। ठीक है, जैसे कि एक एग्जांपल लो, मान लो हमारे पास
एक बॉडी है, ऐसे, और दूसरी बॉडी है इसी के साथ कांटेक्ट में है, इस तरीके से। आपको बस बॉडी थोड़ी अलग दिखाने के लिए हल्का सा गैप दिखा रहा हूं। हल्का सा गैप दिखा रहा हूं बस आपको ये समझने के लिए कि ये कांटेक्ट में है, मतलब दो अलग बॉडीज हैं। मान लो ऐसा है, ठीक है, और ये ग्राउंड पर है, और ये कुछ ऐसा है कि इसको आपने इधर ब्लॉक कर रखा है, इधर वॉल से ब्लॉक कर रखा है ना, इधर आपने वॉल से ब्लॉक कर रखा होगा, इधर वॉल लगा रखा है कुछ, जिससे कि ये सीधे वर्टिकल जाए, है ना। आपने इधर क्या लगा रखा है, इधर कुछ वॉल लगा रखा है जिससे कि ये वर्टिकल जाए। ठीक है, तो ये तुमने कुछ इधर सब स्लॉट बना रखा है, ऐसे वर्टिकल वॉल खड़ा कर रखा है, और इसमें मान लो ये अपना बॉडी ए है और ये बॉडी बी है, इन दोनों में कोई फ्रिक्शन नहीं है, स्मूथ है, इन दोनों के बीच में कोई फ्रिक्शन नहीं है। तो आप समझ रहे हैं कि ये नीचे जाएगा अपने वेट की वजह से। तो अगर हम इसका एक्सेलरेशन कुछ ए बोलेंगे और इन दोनों में नॉर्मल रिएक्शन लगेगा, है ना, तो नॉर्मल रिएक्शन जो भी लगेगा वो क्या होगा अपने पास, ये इस पे नॉर्मल रिएक्शन इसके परपेंडिकुलर लगाएगा, ये इसके, तो इसका एक कंपोनेंट इधर लगेगा जिससे कि ये इधर मूव करे, तो इसका एक्सेलरेशन ए भी बोल रहा हूं, और इसका एक्सेलरेशन ए। आपको ये इंक्लाइंड प्लेन का एंगल दिया हुआ है, ये जो इंक्लाइंड प्लेन दिख रहा है जैसे, तो इसका एंगल आपको दिया हुआ है, ये एंगल है थीटा, ये एंगल है थीटा, ठीक है। तो इसमें कंस्ट्रेंट रिलेशन लिखना है, ठीक है। तो देखिए कैसे लिखते हैं कंस्ट्रेंट रिलेशन, इसमें हमें कंस्ट्रेंट रिलेशन लिखना है। ये एक्सेलरेशन इसका भी मेंशन कर दें, नीचे जा रहा है ए से, ए से नीचे जा रहा है और ये इधर जा रहा है। सिचुएशन सबको समझ में आ गई। अब हमें इसका क्या करना है, कंस्ट्रेंट रिलेशन लिखना है। क्या करोगे, कांटेक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर कॉमन नॉर्मल की तरफ देखोगे, तो यहां पे एक पॉइंट ले लोगे, ध्यान से देखिए कैसे लिखते हैं, यहां पे एक पॉइंट ले लोगे, ये कॉमन पॉइंट है, ये यहां पे भी होगा और यहां पे भी होगा। ये बात समझते हो सब लोग, टच में है ना, आपको समझाने के लिए मैंने अलग दिखाया है, ये सरफेस इसका है, ये सरफेस इसका है, दोनों टच में है। तो अगर ये रिजिड बॉडी है, अगर ये रिजिड बॉडी है, तो इन दोनों का एक्सेलरेशन किस डायरेक्शन में, नॉर्मल की डायरेक्शन में। नॉर्मल कहां लगाते हो, कांटेक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर, कांटेक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर। तो कांटेक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर, पहले कांटेक्ट सरफेस बना लो, ये है कांटेक्ट सरफेस, ठीक है। अब अगर पी पॉइंट, पहले आप, ये पी पॉइंट है इसके रिस्पेक्ट में, तो अगर ये रिजिड बॉडी है तो पूरी बॉडी ए से नीचे जा रही है, तो पी पॉइंट का एक्सेलरेशन भी क्या होगा, ए ही होगा। एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी ए वर्टिकल डायरेक्शन में नीचे जा रही है, तो रिजिड बॉडी है, तो इस पी पॉइंट का एक्सेलरेशन भी नीचे होगा।
ठीक है, तो अब आपके पास क्या होगा कि इसका एक्सेलरेशन नीचे आपने ऊपर वाले को देखकर, ऊपर वाले के रिस्पेक्ट में पी पॉइंट का एक्सेलरेशन नीचे लिख दिया। ये है अपना ए। आपने देखा कि भाई ए पी पॉइंट इस ए रिजिड बॉडी ए का पहले पार्ट मानोगे, दोनों कॉमन है तो पहले ए का पार्ट मानोगे और ये देखोगे कि ये पूरी जो बॉडी ए है वो नीचे जा रही है ए से, तो इसके हर एक पार्ट का, है ना, हर एक पार्ट का एक्सेलरेशन ए ही होगा और वो होगा नीचे। ये लिख दिया तुमने। नाउ द सेम पी पॉइंट इज ऑल्सो लाई ऑन बी, है ना, तो बी पॉइंट पे भी ये लाई कर रहा है, तो बी पॉइंट का एक्सेलरेशन ए बी है इस डायरेक्शन में, तो इस पूरे बॉडी का एक्सेलरेशन, बॉडी इसके हर एक पॉइंट का एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में ए बी होगा। तो आपने क्या किया, इसको बी के रिस्पेक्ट में देखा और बी के रिस्पेक्ट में इस पी को और एक एक्सेलरेशन दे दिया, क्या, ए बी, है ना। तो ये कॉमन पॉइंट है अपना पी, तो पी पॉइंट के पास एक तरीके से दो एक्सेलरेशन है क्योंकि वो कॉमन पॉइंट है। ठीक है, बॉडी किसी एंगल से नहीं जा रहा है भाई, ये वर्टिकल जा रहा है, ये हॉरिजॉन्टल जा रहा है। ये इंक्लाइन प्लेन का एंगल थीटा है, ये जो इंक्लाइन प्लेन मैंने बनाया है उसका एंगल ये थीटा है। बॉडी जो है एक नीचे वाली हॉरिजॉन्टली मूव कर रही है, क्लियर कट दिखाया गया है देखिए, और दूसरी वाली वर्टिकल मूव कर रही है। कॉन्टेक्ट इंक्लाइंड है तो उसका एंगल थीटा दिया हुआ है हॉरिजॉन्टल से। अब आप क्या करोगे, कंस्ट्रेंट जो ऊपर लिखा है उस कॉन्सेप्ट को यूज करोगे। क्या कॉन्सेप्ट था आपका, कॉन्सेप्ट ये था कि इस डायरेक्शन में पहले कॉमन नॉर्मल बना लोगे, तो अपना कॉमन नॉर्मल इस डायरेक्शन में क्या आएगा, वो ये आएगा, ये होगा कॉमन नॉर्मल, है ना। दिस इज योर नॉर्मल कॉन्टेक्ट के परपेंडिकुलर, ये है अपना नॉर्मल। तो ऊपर क्या लिखा है, नॉर्मल की डायरेक्शन में ठीक है, नॉर्मल की, अरे भाई पहले सुन लो फिर अपने विचार व्यक्त करना, पहले पढ़ लिया जाता है फिर अपने विचार व्यक्त किया जाता है। ठीक है, बॉडी कांटेक्ट में है तो वो क्या क्या लिख रहे हैं, एक्सेलरेशन कैसे हो सकता है, कुछ भी, यही तो मैं कह रहा हूं ना, पहले सुनो और समझो और फिर लिखो। तो इस डायरेक्शन में जो भी नॉर्मल है, इस डायरेक्शन में अगर रिजिड बॉडी है तो ये बॉडी इसको जो है इस डायरेक्शन में क्या करेगी, डिस्टॉर्टेड नहीं करेगी, मतलब इसको प्रेसिंग नहीं देगी, है ना, या इसको प्रेस दे। अगर मान लो इसकी कोई भी इस एक्सेलरेशन का कंपोनेंट इधर आता है और ए बी का भी इधर आता है, इसका ज्यादा होता है तो ये इसको पेनिट्रेट कर रही होगी, रिलेटिव एक्सेलरेशन आ जाएगा। तो रिलेटिव एक्सेलरेशन ना हो, ठीक है, रिलेटिव एक्सेलरेशन ना हो तो क्या कर सकते हो, रिलेटिव एक्सेलरेशन अगर ना हो तो आप क्या कर सकते हो कि इस डायरेक्शन में, कॉमन नॉर्मल की डायरेक्शन में अपना जो एक्सेलरेशन होगा, एक पी का एक्सेलरेशन बॉडी ए के रिस्पेक्ट में मिलेगा, उसका कंपोनेंट पहले ब्रेक करो, उसका कंपोनेंट इधर आएगा, ए का कंपोनेंट क्या आ जाएगा, ये थीटा है, ये 90 माइनस थीटा, तो ये थीटा होगा। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, ए कॉस थीटा। ठीक उसी तरीके से बी के लिए ये थीटा है, तो बी के लिए ये 90 माइनस थीटा होगा। तो बी का भी कॉमन नॉर्मल के अलोंग कंपोनेंट ब्रेक कर दो, तो बी के अलोंग, कॉमन नॉर्मल के अलोंग आपने कंपोनेंट ब्रेक किया, वो आएगा ए बी साइन थीटा। दिख गया सभी को। तो पी पॉइंट का बी के रिस्पेक्ट में ए बी साइन थीटा और ए के रिस्पेक्ट में ए कॉस थीटा। अब मैंने आपको यही कहा था कि दो एक कॉमन पॉइंट है, उन दोनों का एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में सेम हो जाए तो आप बता सकते हो कि इसका इसके रिस्पेक्ट में कॉमन नॉर्मल की डायरेक्शन में कोई रिलेटिव एक्सेलरेशन नहीं होगा। ये अर्थ के रिस्पेक्ट में है, दोनों का एक्सेलरेशन सेम है, मतलब रिलेटिव एक्सेलरेशन जीरो है। रिलेटिव एक्सेलरेशन जीरो होने का मतलब कि अगर आप बी पर बैठेंगे तो ए जो है कॉमन नॉर्मल की डायरेक्शन में इसको पेनिट्रेट नहीं कर रहा होगा। ठीक है, तो सिंपल इक्वेशन आप जो ये लिखे हो, इसका मतलब ये है कि फॉर रिजिड बॉडी,
फॉर रिजिड बॉडी ए बी साइन थीटा, दिस शुड बी इक्वल टू ए कॉस थीटा, ठीक है। या फिर आप बोल सकते हो ए इक्वल टू ए बी टैन थीटा। तो ये अपना सबसे इंपॉर्टेंट रिलेशन होता है, कंस्ट्रेंट रिलेशन, ए इक्वल टू ए बी टैन थीटा, ये अपना कंस्ट्रेंट रिलेशन बोला जाएगा। यहां तक क्लियर है सभी बच्चों को? ये क्लियर है? तो यही चीज ऊपर लिखी गई है जो मैंने आपको इस एग्जांपल से समझाया है। तो ध्यान रखिएगा कि यहां तो सिंपल केस था कि केवल इसके पास एक एक्सेलरेशन था, इसके पास एक, और इसका एक कंपोनेंट आ रहा था इधर। कभी भी ऐसा हो सकता है कि इसके पास दो एक्सेलरेशन हो, ठीक है। अगर इसके पास दो एक्सेलरेशन हो तो इन दोनों एक्सेलरेशन का कंपोनेंट इस डायरेक्शन में जो होगा वो इस ए बी के एक्सेलरेशन के बराबर होगा, इस ए बी के एक्सेलरेशन के बराबर होगा। क्लियर है सभी बच्चों को? तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको कॉमन नॉर्मल के अलोंग जो रिजिड बॉडी है उनका वेलोसिटी या उनका एक्सेलरेशन बराबर करना है। क्लियर है सभी बच्चों को? तो ये तो आपने अप्लाई भी किया है, अब इसको आप धीरे धीरे सीखेंगे। जैसे इस पे क्वेश्चन, इसी को क्वेश्चन के थ्रू लेते हैं, इरोडोफ का ही क्वेश्चन है कि सेम क्वेश्चन है, इसको आप सॉल्व भी करते हैं इस फॉर्मेट में कि आपके पास, मान लो आपके पास एक वेज है, ट्रायंगुलर वेज है, और यहां पे एक कोई बहुत हैवी रॉड है जो इस पे आकर स्लिप कर रही है। ठीक है, ये इस पे स्लिप कर रही है, थोड़ा गैप दिखाया जिससे आपको ये क्लियर हो जाए। अच्छा, ये भी जो है वर्टिकल ही गिरे, वर्टिकल ही गिरे, इसके लिए यहां पे इन्होंने क्या किया है, वर्टिकल वॉल खड़ा कर रखा है जिससे कि ये एक्स डायरेक्शन में हॉरिजेंटली मूव ना कर पाए। ये रॉड सीधे वर्टिकल गिरे, ये रॉड सीधे वर्टिकल गिरे, इसके लिए इन्होंने यहां पे एक वॉल बना रखा है या स्लॉट बना रखा है, ऐसे सोच सकते हैं, वर्टिकल केबल। इस तरीके से, ठीक है। और आपने इनको रिलीज कर दिया है। ये रॉड कैपिटल एम मास का है और ये एम मास है, तो इसका मास है ईटा टाइम्स या एन टाइम्स एम, ऐसे बोल सकते हैं कि एन टाइम्स एम इसका मास है, ठीक है। अब ये एंगल जो है वेज का है, वो अपना एंगल थीटा ले लेते हैं। ये स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रखा हुआ है, सब कुछ स्मूथ है, ऑल द कॉन्टेक्ट सरफेस इज स्मूथ, मैं लिख दे रहा हूं। तो यहां पे क्वेश्चन ये है, रॉड इज रिलीज्ड all the contact surface, all the contact surfaces are smooth, ठीक है। find acceleration of wedge and rod। वेज और रॉड का हमें क्या निकालना है, एक्सेलरेशन निकालना है। एक काम करते हैं, इसको m1 m2 ले लेते हैं, m और स्मॉल m, उससे कोई दिक्कत नहीं है, उससे इसको कैपिटल M ले लिया, इसको स्मॉल m ले लिया, ठीक है। डायग्राम सबको क्लियर है? अब बताइए क्या होगा। ये तो नीचे ही गिरेगा, सबको पता है ना, इधर जाएगा ना इधर। क्यों भाई? क्योंकि इधर
अगर ये इधर जाएगा तो नॉर्मल रिएक्शन इसको इधर लगाएगा, ये वॉल इसको सपोर्ट देगा, नॉर्मल रिएक्शन लगेगा, और ये वर्टिकली नीचे जा रहा होगा। जब ये नीचे जाएगा तो वेज किधर जाएगा, वेज अपना इस साइड जाएगा। जैसे जैसे ये नीचे जाएगा वेज इधर जाएगा। ये समझ पा रहे? इसका मतलब क्या हुआ, अगर आप इसका मोशन जज करना चाहें तो मैं डॉटेड से बना रहा हूं कि एक टाइम आएगा जब वेज थोड़ा आगे बढ़ चुका होगा, है ना, वेज थोड़ा आगे बढ़ चुका होगा और ये वर्टिकली ऐसे ही नीचे जाता जाएगा, ये वर्टिकली ऐसे ही नीचे जाता जाएगा। ये बात सभी बच्चे देख पा रहे हैं कि जैसे जैसे नीचे जाएगा ये इधर जाएगा। तो इसको करने के कई सारे रास्ते हैं, लेकिन अब एक्सेलरेशन जो है, एक्सेलरेशन में रिलेशन आपको रिजिड बॉडी से पहले निकालना होगा, रिजिड कंस्ट्रेंट से। इसका अगर आप एक्सेलरेशन a1 मानते हैं और इसका एक्सेलरेशन आप a2 मानते हैं, इसका एक्सेलरेशन अगर आप a2 मानते हैं और इसका एक्सेलरेशन a1 मानते हैं, तो सबसे पहली इक्वेशन बनेगी क्या, a1 और a2 में रिलेशन, a1 और a2 में रिलेशन। क्या लिखेंगे, वही करेंगे जो अभी बताया। ये इनका कांटेक्ट पॉइंट है, कॉमन पॉइंट। तो इस कॉमन पॉइंट के लिए कंस्ट्रेंट रिलेशन क्या लिखेंगे, आप लोग लिखकर बताइए, अभी अभी बताया है। कंस्ट्रेंट रिलेशन पहले लिखेंगे हम लोग, है ना। तो कंस्ट्रेंट रिलेशन क्या होगा इस कॉमन पॉइंट P के लिए, देखिए ये P है, तो क्या सिखाया था, इस P के लिए पहले रॉड के रिस्पेक्ट में देख लो और फिर ब्लॉक के लिए पहले इसका कॉमन नॉर्मल ड्रॉ कर लो। कॉमन नॉर्मल इसका ये होगा, तो अब एंगल जज करो। अभी तक रिलेशन किसी ने बताया नहीं, जल्दी बताइए। ये थीटा था और ये P पॉइंट था, तो पहले हमें किसके रिस्पेक्ट में देखना है इसका एक्सेलरेशन, रॉड के रिस्पेक्ट में। कुछ बच्चों ने बता दिया, बहुत बढ़िया। P के रिस्पेक्ट में, तो P के रिस्पेक्ट में इसको A2 मिलेगा भाई, और इस वेज के रिस्पेक्ट में इसको A1 मिलेगा। वेज के ऊपर जब मानेंगे तो इसको A1 से ये इधर जा रहा होगा, और इस रॉड के रिस्पेक्ट, रॉड पे मानेंगे तो आपका नीचे जा रहा होगा, ठीक। तो यहां से आपको एक मिलने वाला है, A2 इधर है, A1 इधर है। क्या सिखाया है, ये है अपना नॉर्मल। तो रिजिड बॉडी है, मतलब रॉड इसको नॉर्मल डायरेक्शन में पेनिट्रेट नहीं करेगी, मतलब उसका वेलोसिटी या उसका एक्सेलरेशन अलोंग दिस नॉर्मल क्या होगा, सेम। तो सेम होने का मतलब वेलोसिटी सेम होगा, या रिलेटिव वेलोसिटी या रिलेटिव एक्सेलरेशन जीरो होगा, है ना। तो क्या लिखने वाले हो, जब कोई भी दो बॉडी सेम वेलोसिटी से जाएंगी उसी डायरेक्शन में, तो उनकी रिलेटिव वेलोसिटी जीरो होगी या रिलेटिव एक्सेलरेशन जीरो होगा। तो एक दूसरे के रिस्पेक्ट में आप बोलेंगे कि उनका रिलेटिव वेलोसिटी या रिलेटिव एक्सेलरेशन कॉमन नॉर्मल की डायरेक्शन में जीरो होगा, या आप ये बोलोगे कि अर्थ के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी या एक्सेलरेशन नॉर्मल के अबाउट उनका सेम होगा। तो बस इनका कंपोनेंट लेना था तुम्हें। तो ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, ठीक है। और ये अपना थीटा, ये 90 माइनस थीटा। कंपोनेंट में एंगल में जल्दीबाजी मत करिएगा, ये थीटा, ठीक है। तो अब अपने पास कंपोनेंट ले लो। मैं वही कंपोनेंट दिखा रहा हूं जिससे हमें मतलब है। तो हमें A2 के इस कंपोनेंट से मतलब है। A2 का कंपोनेंट अपने पास, A2 का कंपोनेंट इधर आएगा A2 cos थीटा, और A1 का कंपोनेंट इधर आएगा A1 sin थीटा, ठीक है। ये थीटा है तो ये कंपोनेंट, इस एंगल की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये थीटा, अच्छा ये सब लोग समझ गए ना, ये थीटा, ये 90, ये 90 है, तो ये 90 माइनस थीटा, और ये नॉर्मल है, ये पूरा 90 है, तो ये 90 माइनस थीटा,
एक बार ध्यान से समझ लीजिए, नहीं तो गलती करते रहेंगे। एक बार समझ जाएंगे तो तुरंत लिख लेंगे। ये 90 ये थीटा इस ट्रायंगल में 90 माइनस थीटा, और ये नॉर्मल है तो ये इसके साथ 90 है तो ये बचा हुआ थीटा। ठीक उसी तरह ये थीटा तो ये कितना 90 माइनस थीटा। इस तरफ हमारे पास क्या इक्वेशन आएगी दोनों कंपोनेंट की, a1 की आएगी a1 साइन थीटा, a2 की आएगी a2 कॉस थीटा। तो a2 कॉस थीटा और a1 की आएगी a1 साइन थीटा। दोनों की सेम होनी चाहिए है ना अर्थ के रिस्पेक्ट में, तभी रिलेटिव जीरो होगा। तो आप यहां लिखेंगे कंस्ट्रेंट रिलेशन लिखेंगे क्या, a1 साइन थीटा is equal to a2 cos theta, और यू कैन से a2 is equal to a1 tan theta। तो ये कंस्ट्रेंट रिलेशन है। ठीक है, ये अपना कंस्ट्रेंट रिलेशन है। क्लियर है सभी को? अब आपको एक और मेथड बताता हूं, बेसिक फंडामेंटल, जो हमेशा काम करेगा। दूसरा मेथड भी लो, ठीक है। फंडामेंटल मेथड क्या बताया था फंडामेंटल मेथड में, कि दो बॉडी अगर कंस्ट्रेन में होती हैं तो यहां दो बॉडी कैसे कंस्ट्रेन में है कि एक नीचे जाएगा तो दूसरा इधर जाएगा, एक नीचे जाएगा तो दूसरा इधर जाएगा। ठीक बात है। तो अब हम दोनों का अगर किसी भी मोमेंट पे, ठीक है, दोनों का a1 इज इक्वल टू a2, a1 साइन थीटा, ये थीटा 90 माइनस थीटा, तो a1 आएगा इधर a1 साइन थीटा, a2 का आएगा इधर a2 कॉस थीटा। सही तो लिखा है भाई। तो a2 आ जाएगा a1 टैन थीटा। क्या दिक्कत है? बिल्कुल सही है। ठीक है, अब यहां पे देखो, तो मैं बोल रहा हूं कि जब दो बॉडी कंस्ट्रेंट में है तो इनकी फंडामेंटल इक्वेशन क्या लिख सकते हैं कि अगर ये कुछ x इधर जाता है, ध्यान दीजिए, ये अगर कुछ इधर x जाता है तो ये नीचे चलेगा y, है ना। ये वेज जो है, वेज अगर x मूव करता है तो ये नीचे उतरता है y। तो x और y में हम एक रिलेशन बना सकते हैं बहुत आसानी से। क्या बना सकते हैं कि अगर मान लीजिए ये x चला, ये नीचे अगर x आया, यहां से देखिए, ये नीचे अगर ये इधर अगर x चला तो ये नीचे y आ गया। मैंने बोला कि अगर ये x डिस्टेंस डिस्प्लेस किया है किसने, वेज ने, वेज ने अगर x डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट किया है यहां बना दे रहा हूं, तो मान लो अगर इसने x डिस्टेंस डिस्प्लेस किया है और ये y मूव किया है नीचे, है ना। मेरी बात समझ पा रहे हैं आप लोग कि ये अगर x है, ये यहां से यहां आ गया टिप इसका, ये x है, तो ये पॉइंट यहां से यहां आ गया, ये है y, ये y नीचे उतर गया। तो x और y में क्या रिलेशन होगा ये मैं आपसे बोल रहा हूं। तो ये x और y है और ये हाइपोटेनियस जो है थीटा एंगल बना रहा है ऐसे। तो ये थीटा हो गया। तो यहां से आप डायरेक्ट बोल सकते हैं कि tan थीटा इक्वल टू y बाई एक्स। तो y इक्वल टू एक्स tan थीटा, y इक्वल टू एक्स tan थीटा। इसको अगर दो बार डिफ्रेंशिएट करें तो dy बाई डी टी इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी tan थीटा। यहां आप बहुत ही खुशी खुशी कर सकते हो बिकॉज यहां थीटा कांस्टेंट है, तो आपको कोई टेंशन नहीं है। वेज का एंगल है, वेज का इंक्लाइंड एंगल है, ठीक है। तो अब यहां से आप बता सकते हो कि v1 v2 dy बाई डी टी अपना v2 मान रहे हैं इक्वल टू dx बाई डी टी v1 मान रहे हैं, v1 tan थीटा। और ये tan थीटा कांस्टेंट है तो इसको फर्दर और डिफरेंशिएट कर सकते हैं dv2 बाई डी टी
इक्वल टू dv1/dt tan थीटा, और इसको आप लिख सकते हो A2 इज इक्वल टू A1 tan थीटा। तो ये फंडामेंटल बेसिक इक्वेशन से भी लिख सकते हो, इसको आप बेसिक इक्वेशन से भी लिख सकते हो। ये क्लियर है सभी बच्चों को? इसको बेसिक इक्वेशन से भी आप लिख सकते हैं। यहां तक सभी बच्चों को क्लियर है? बोलो भाई। ठीक है, मेथड 2 में मैंने बस ये बताया है कि आपको जो दो बॉडी कंस्ट्रेन में है उनके बीच में डिस्प्लेसमेंट्स में रिलेशन अगर आप निकाल पाते हैं, ठीक है, तो उसको एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो वेलोसिटी में रिलेशन आएगा, और दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे तो एक्सेलरेशन में। बहुत इतनी सी बात है। तो यहां आप नहीं देख पा रहे हैं कि ये y नीचे उतरा, ये x चला। ठीक है, इसको आप और अच्छे से कर लीजिए। मान लीजिए ये पॉइंट है, इस पॉइंट की बात कर रहे हैं, तो यहां पर ये पॉइंट, अगर ये बेस यहां से यहां चला है, ठीक है, एक्स, तो यहां का इस भाई सभी रिजिड बॉडी अपने अपने पॉइंट से एक्स चले होंगे। सभी रिजिड बॉडी रिजिड है ना, तो ये यहां से यहां आ गया, तो ये पहले जो यहां था ये यहां आ गया, तो ये भी तो एक्स ही चलेगा, सभी यहां से एक्स चलेंगे, तो जो भी इनके रिलेटिव जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो एक्स रहेगा। और ये यहां पर था, अब यहां आ गया, तो ये कितना हो गया वाई, ये थीटा है, तो ये भी थीटा होगा। तो यही चीज सीधे सीधे लिख दी गई है, तो बहुत सिंपल है। क्यों नहीं समझ में आ रहा है? ठीक है, अब क्लियर है? तो यहां से आप दूसरा मेथड बेसिक मेथड से भी कर सकते हैं। लेकिन हमारी कहानी यही नहीं रुकती है, हमसे पूछा जा रहा है इनकी वैल्यू, हमसे पूछा जा रहा है इनकी वैल्यू, तो इनकी वैल्यू भी निकालना पड़ेगा। इनकी वैल्यू को निकालने के लिए सभी बच्चों को पता है, जैसे स्ट्रिंग पुली में हम करते थे कि पहले हम कंस्ट्रेंट रिलेशन लिख लेते थे, फिर ब्लॉक्स की फ्री बॉडी डायग्राम बनाते थे, और फिर वहां से सॉल्व करके वैल्यू भी निकालते थे। तो उसी तरीके से हम इन दोनों का फ्री बॉडी डायग्राम भी बनाएंगे। तो एफबीडी ऑफ रॉड, और इस पे इक्वेशंस लिखेंगे डायनेमिक्स की। तो डायनेमिक्स की इक्वेशन मतलब न्यूटन्स लॉ। तो देखो, इसकी अगर आप फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हो तो इस पे लगने वाले कौन कौन से फोर्सेस होंगे? अपने मतलब के फोर्सेस ही दिखाएंगे। ये तो इधर वॉल था, इधर भी ये वॉल था। तो ये केवल हम मतलब वाले फोर्स दिखा रहे हैं, मैं सभी दिखाने में इंटरेस्टेड नहीं हूं। इसका वेट लगेगा इधर mg, और क्या लगेगा बताओ तुम लोग? इधर से भी रिएक्शन फोर्स जो भी लगे, नीचे mg लगेगा, ये तो सब लोग देख रहे हो। और क्या लगेगा बताओ? एक कांटेक्ट फोर्स लगेगा, एक कांटेक्ट फोर्स, नॉर्मल रिएक्शन जिसको आप बोल रहे हो, एक नॉर्मल रिएक्शन लगेगा, इधर लगेगा एक नॉर्मल रिएक्शन, ये अपना mg है। तो ये लगेगा अपना mg, इसको मैंने कैपिटल mg बोला, कैपिटल M दिया था, तो ये लगेगा यहां पे कैपिटल mg, ये नॉर्मल रिएक्शन। अब एक चीज बताओ कि ये जो इंक्लाइंड प्लेन है, इसका एंगल आपको दे रखा हुआ था, वेज का जो है, ये इंक्लाइंड प्लेन है, यही है ना? तो ये एंगल आपको कितना दिया हुआ था? थीटा। तो आप क्या करो, नॉर्मल रिएक्शन का कंपोनेंट लोगे। क्यों लोगे? क्योंकि तुम्हें अपना जो रेफरेंस एक्सिस है वो एक्सेलरेटेड डायरेक्शन में रखना पड़ेगा। सूडो फोर्स मत लगाइए, आप इसको अर्थ के रिस्पेक्ट में करिए। सूडो से आप कॉम्प्लिकेसी बढ़ाएंगे, कुछ नहीं होगा। सूडो आप दोगे भी ना, कोई बच्चा अगर बोल रहा है सूडो देने के लिए, तो सूडो देगा भी ना, तो वो इधर देगा, तो वो वॉल के नॉर्मल रिएक्शन को बैलेंस करेगा। ठीक है, यहां जो भी मैं एफबीडी बना रहा हूं विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ, पहले तो ये क्लियर कर दूं, आप उसके रिस्पेक्ट में भी कर सकते हैं, बट वो अननेसेसरी है, यहां से इजिली हो जाएगा। तो इस नॉर्मल रिएक्शन का जो कंपोनेंट होगा, ये नॉर्मल रिएक्शन है, जो परपेंडिकुलर होगा ये mg है।
तो सभी बच्चों को पता है कि मैं रेफरेंस एक्सिस ये ले रहा हूं, y और x, यही लेना पड़ेगा अपना आर ए। क्यों भाई, मुझे आर ए यही क्यों लेना पड़ेगा? क्योंकि मैंने कहा था कि जब ये एक्सेलरेटेड मोशन करते हैं तो जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है आपको उसी डायरेक्शन में एक रेफरेंस एक्सिस लेनी होगी, क्योंकि आपको न्यूटन्स लॉ, सेकेंड लॉ उसी डायरेक्शन में लिखना है। तो दिस इज योर वाई डायरेक्शन इज आवर एक्सेलरेटेड डायरेक्शन। ठीक है, तो वाई डायरेक्शन में हम सारे फोर्सेस रिजॉल्व करेंगे। तो नॉर्मल डायरेक्शन का क्या आ जाएगा? नॉर्मल डायरेक्शन का कंपोनेंट बहुत आसानी से बता सकते हो, ये इधर एक आएगा, एक इधर आएगा, और एंगल भी जज कर लोगे, ये थीटा है। ठीक है, ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा। ये बोलो, ये थीटा हो जाएगा। और ये पूरा 90 है तो ये कितना होगा? इस पे 90 है, नॉर्मल है, इस कॉन्टेक्ट सरफेस पे 90 है, तो ये हो जाएगा 90 माइनस थीटा। ये सब लोग समझ गए होंगे। तो यहां से अपने पास आएगा n साइन थीटा, और इधर आ जाएगा अपने पास n कॉस थीटा। दिख रहा है? और इसका एक्सेलरेशन तुमने क्या माना था? इसका एक्सेलरेशन आपने इधर माना था। कितना माना था? a2 या a1? क्या माना था? a2 माना था ना। तो a2 इसका एक्सेलरेशन है। अब आप पूछ सकते हो कि सर ये n साइन थीटा का क्या होगा? n साइन थीटा का क्या होगा? n साइन थीटा का एक इंटरेस्टिंग बात देखो कि इस दोनों वॉल में से कौन सा वॉल नॉर्मल रिएक्शन लगाएगा? बच्चों बताओ, कौन से वॉल से नॉर्मल रिएक्शन आएगा? ये एक दो बार और बता चुका हूं तुम लोगों को। कौन से वॉल से नॉर्मल रिएक्शन आएगा? इस n साइन थीटा को ये जो राइट वॉल है ये बैलेंस करेगा कुछ अपना नॉर्मल रिएक्शन देके। ये जो राइट वॉल है ये इस पे नॉर्मल रिएक्शन लगाएगा, कुछ भी हो सकता है, वो एन डैश, वो हमारे मतलब का है नहीं। तो ये एन डैश एक तरीके से, हालांकि ये क्वेश्चन में हमारे मतलब का नहीं है, लेकिन पूछा जा सकता है आगे। एन डैश जो होगा वो एन साइन थीटा, बिल्कुल सही कह रहे हैं, राइट डायरेक्शन वाला। यहां पर क्योंकि ये बहुत अच्छा क्वेश्चन बन सकता है, अगर मैं इसको रफ कर दूं तो आगे आप लोग पढ़ेंगे फ्रिक्शन, तो उसमें नॉर्मल रिएक्शन की जरूरत पड़ेगी फ्रिक्शन लिखने में। तो जिस बच्चे को यही नहीं पता होगा कि इसमें और इसमें कहां नॉर्मल रिएक्शन होगा, जहां नॉर्मल रिएक्शन होगा वहीं फ्रिक्शन होगा, यहां कोई कॉन्टेक्ट जनरेट नहीं होगा, तो यहां पे कोई भी फ्रिक्शन नहीं होगा। क्लियर है? तो खैर ये अभी हमारे मतलब का नहीं है। अब आप आ जाइए सीधे वाई डायरेक्शन में न्यूटन्स लॉ लिखने के लिए। तो न्यूटन सेकेंड लॉ, क्या लिखेंगे इन वाई डायरेक्शन? न्यूटन सेकेंड लॉ इन वाई डायरेक्शन क्या लिखेंगे? तो इन वाई डायरेक्शन, ठीक है, सेकेंड लॉ लिख रहे हैं आप, क्या लिखेंगे? नेट फोर्स इन एक्सेलरेटेड डायरेक्शन। ठीक है, नेट फोर्स इन एक्सेलरेटेड डायरेक्शन क्या होगा? mg माइनस एन कॉस थीटा। एक इधर लग रहा है mg और ऊपर क्या लग रहा है? एन कॉस थीटा, और एक्सेलरेशन नीचे है, तो क्या सिखाया है? नेट फोर्स इन एक्सेलरेटेड डायरेक्शन। तो क्या लिखेंगे? mg माइनस एन कॉस थीटा इज इक्वल टू m इंटू a2। दिस इज आवर सेकेंड इक्वेशन, डायनेमिक्स की सेकेंड इक्वेशन है। ठीक है, इसी तरीके से आपको वेज की एफबीडी बनानी होगी, और वेज की एफबीडी क्या होगी? ये वेज है। वेज पे मैं सारे फोर्सेस नहीं दिखाऊंगा भाई, जो अपने मतलब का है वही दिखाऊंगा। ठीक है, अननेसेसरी टाइम वेस्टेज है। मैं वही फोर्सेस दिखाऊंगा जो अपने मतलब का। इसको इधर कौन एक्सेलरेट कर रहा है? इस डायरेक्शन में आपने बताया इसका एक्सेलरेशन a1 है, तो इसको कौन एक्सेलरेट कर रहा होगा? ये नॉर्मल रिएक्शन है ना। यही नॉर्मल रिएक्शन इसने इसको ऐसे दिया होगा। यही नॉर्मल रिएक्शन किसने? रॉड ने इसको दिया होगा। ये जो इसने इसको दिया n, वही नॉर्मल रिएक्शन इसको इधर मिलेगा n। क्लियर है? तो इसका आप कंपोनेंट ले लो, एक कंपोनेंट इधर होगा, एक इधर। हमें बस
इस डायरेक्शन में ग्राउंड का नॉर्मल डायरेक्शन बैलेंस होगा, वो हमारे मतलब का नहीं है। ऊपर में इक्विलिब्रियम होगा, इधर न्यूटन सेकेंड लॉ होगा, तो हमें इसी से अभी मतलब है। ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, ये पूरा 90 है तो ये अपना 90 माइनस थीटा होगा। तो इस तरफ क्या आएगा, n cos 90 माइनस थीटा, तो n sin थीटा, और ये A2, तो बस एक ही फोर्स लगेगा n sin थीटा। लेफ्ट वाले में क्यों नहीं लगेगा ये मैं आपको बता चुका हूं। लेफ्ट वाले में नॉर्मल डायरेक्शन इसलिए नहीं लगेगा क्योंकि एक्शन जिधर होगा इस n sin थीटा से इसका कांटेक्ट राइट वाले में जनरेट होगा, तो एक्शन के वजह से प्रेसिंग होगी तब रिएक्शन आएगा। वही चीज आप घुमा के पूछते हो फिर से, n sin थीटा, ठीक है। इसके लिए लिख रहा हूं फॉर वेज, क्या लिखेंगे आप, इज इक्वल टू स्मॉल m था ना इसका, स्मॉल m इंटू A2, ये A1 था शायद, ये A1 था, तो A1, ये थर्ड इक्वेशन। तीन इक्वेशन, तीन अननोन, कौन कौन से, A1 A2 और अपना नॉर्मल रिएक्शन। तीन इक्वेशन, तीन अननोन, सभी बच्चे फटाफट सॉल्व करके बता पाएंगे। कंस्ट्रेंट रिलेशन भी आपके सामने था, क्या था कंस्ट्रेंट रिलेशन, कंस्ट्रेंट रिलेशन क्या था, कंस्ट्रेंट रिलेशन आपका ये था, ये था अपना पहला इक्वेशन, A2 इक्वल टू A1 tan थीटा, जल्दी से सॉल्व कर लो। ये था अपना A1 इक्वल टू A2 tan थीटा, यही था कंस्ट्रेंट रिलेशन, ये फर्स्ट था। तो इन तीनों को सॉल्व करके आप A1 A2 निकाल सकते हो, है ना, और नॉर्मल रिएक्शन भी निकाल सकते हो। क्लियर है, तो बस इसको सॉल्व कर लो। सॉल्व करना आसानी है, क्या करना चाहते हो आप, एक काम ये कर सकते हो कि A1 को यहां पे A2 tan थीटा लिख दो और वहां से नॉर्मल रिएक्शन निकाल लो, उसको वहां पुट कर दो, A2 आ जाएगा। क्या करने वाले हो, मैं क्या बोल रहा हूं देखिए, पुट A1, ये सब खुद से लेकिन सॉल्व करने की प्रैक्टिस करो। A2 tan थीटा इन 3 में पुट कर दो तो क्या आएगा, n sin थीटा इक्वल टू m इंटू A2 tan थीटा। तो यहां से n आ जाएगा, n क्या आ जाएगा, m A2 tan थीटा अपॉन sin थीटा। अब इस n को उठाकर यहां पुट कर दो तो A2 आ जाएगा। तो पुट इन इक्वेशन 2, है ना, इसको 2 में पुट कर दो तो क्या मिलेगा, कैपिटल mg माइनस m A2 tan थीटा अपॉन में sin थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू कैपिटल M A2। A2 आपको मिल जाएगा, साइन को लिख लो, इसे लिख लो आप क्या, ये देखो tan थीटा और ये cot थीटा, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे भाई। A2 इक्वल टू A1 tan, अच्छा उल्टा है क्या, अच्छा हाँ, A2 इक्वल टू A1 tan थीटा है, उल्टा लिख दिया। A2 इक्वल टू A1 tan थीटा है ना, ठीक है। तो गड़बड़ हो गया, सॉल्व कर लेंगे आप लोग, जल्दी से बताइए, किसी ने आंसर नहीं बताया। तो आप एक काम कर सकते हो, A2 को यहां पर A1 tan थीटा, इसकी वैल्यू ऐसे कर लो, अब पुट A2 इक्वल टू A1 tan थीटा इन फर्स्ट, सॉरी इन सेकेंड में पुट कर दो तो क्या आएगा, mg और यहां से आप n की वैल्यू निकाल लो, तो mg माइनस यहां से n की वैल्यू निकाल लो, यहां से n की वैल्यू क्या आएगी, वो आएगी ma1 अपॉन साइन थीटा, ठीक है। इसकी वैल्यू आप यहां पुट करो
यहां पे n की वैल्यू पुट कर दो और यहां a2 की वैल्यू पुट कर दो, या केवल n की वैल्यू यहां उठाकर यहां पुट करो, a2 अपने आप आ जाएगा। ठीक है, तो आप ये बोल सकते हो, किसी भी तरीके से कर सकते हैं, सब आपके ऊपर है। तो सबसे आसान मुझे दिख रहा है कि मैं यहां से n की वैल्यू निकाल लूं, वो हो जाएगा ma1 अपॉन साइन थीटा, है ना, और पुट इन सेकेंड, सेकेंड में पुट कर दो, तो mg माइनस ma1 कॉट थीटा, है ना, कॉस अपॉन साइन इक्वल टू कैपिटल ma2, और a2 को क्या लिख सकता हूं, a1 tan थीटा, तो mg इज इक्वल टू m a1 tan थीटा, और इसको इधर ले आओ तो प्लस ma1 cot थीटा। ठीक है, तो कैपिटल mg इज इक्वल टू, यहां पे अब a1 कॉमन ले लिया, ये m tan थीटा प्लस स्मॉल m अपॉन tan थीटा, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो a1 क्या मिल जाएगा, mg tan थीटा अपॉन m प्लस कैपिटल M tan स्क्वायर थीटा। देख लो, बहुत बढ़िया, कुछ बच्चों ने कोशिश की है। ठीक है, तो आप ये लिख सकते हो mg tan थीटा अपॉन m प्लस M tan स्क्वायर थीटा। क्लियर है? ये क्लियर है भाई सभी को? तो कैलकुलेशन आपको करना है, मैंने क्या किया, n की वैल्यू जो है यहां से उठाई, n साइन थीटा की वैल्यू, तो यहां से n उठाया, n आ जाएगा ma1 अपॉन साइन थीटा, इसको यहां पुट कर दिया, तो यहां पुट करने के बाद क्या आ जाएगा, ma1 और ये cos थीटा अपॉन साइन कॉट हो गया, और a2 को लिख दिया a1 tan थीटा। ठीक है, a2 को लिख दिया यहां पर a1 tan थीटा, बस वहां से सॉल्व कर लिया। तो हमें जब a1 मिल चुका है तो a2 भी मिल जाएगा। a2 क्या है, a1 tan थीटा, तो बस इसको tan टाइम्स कर देना है, तो ये हो जाएगा mg tan स्क्वायर थीटा अपॉन m प्लस m tan स्क्वायर थीटा। तो ये दोनों क्या हमें एक्सेलरेशन मिल जाएगा। क्लियर है? चलिए, तो कंस्ट्रेन के ऐसे भी सवाल आपको मिलेंगे, जैसे एक सवाल अब करते हैं इसमें कंस्ट्रेन में। मान लीजिए अब आपके पास दो ट्रायंगुलर प्रिज्म है, दो ट्रायंगुलर वेज है, ध्यान दीजिएगा, दो ट्रायंगुलर वेज है, और दोनों रखे हुए हैं सेम हॉरिजॉन्टल प्लेन में। ये थोड़ा ऊपर हो गया, ठीक है। इसी के साथ एक रॉड आपने रखा हुआ है, इस पर रॉड रखा हुआ है इस तरीके से, ये रॉड है। अब हो क्या रहा है, आपसे दो टाइप के इसमें क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, ये दोनों आइडेंटिकल ट्रायंगुलर वेज हो, मान लो ये दोनों आइडेंटिकल जो है
ट्रायंगुलर वेज हो, ठीक है। तो अगर ये मतलब दोनों तरफ थीटा हो, दोनों तरफ थीटा हो, तो सभी बच्चे समझ रहे हैं कि यहां से क्या होगा कि इसके लिए जो नॉर्मल रिएक्शन होगा वो सेम होगा। ये ध्यान दीजिएगा, इसमें दो केस करा रहा हूं। केस 1 है जब ये दोनों आइडेंटिकल हैं और रॉड अपना ये मान लो m है, ये m है, ये स्मॉल m है, बाकी इक्वेशन तो आप लिख लेंगे, मेन कंस्ट्रेंट रिलेशन है। तो ऐसे केस में आपको समझ में आता है कि क्या होगा कि ये केवल, कोई बताएगा क्या होगा? चलो अच्छा तुम लोग बताओ कि ये रॉड कैसे मूव करेगा और ये दोनों वेज कैसे मूव करेंगे। ये स्मूथ है, ये स्मूथ है, ऑल द कॉन्टेक्ट सर्फेसेज आर स्मूथ, अभी सब स्मूथ है। ऑल द कॉन्टेक्ट सर्फेसेज आर स्मूथ, ठीक है। जल्दी बताओ कौन कैसे मूव करेगा, थोड़ा विजुलाइज करके बताइए। बिल्कुल, रॉड नीचे और ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो रॉड जो है केवल वर्टिकल डायरेक्शन में मूव करेगा, ये कुछ बच्चों ने गेस कर लिया, ये बहुत अच्छी बात है। क्यों ऐसा होगा? क्यों ऐसा होगा भाई? कि ये मान लीजिए इसका एक्सेलरेशन मैं अगर a2 बोल रहा हूं, इसका एक्सेलरेशन a2 बोल रहा हूं और इसका एक्सेलरेशन a1 बोल रहा हूं, ठीक है। तो ऐसा क्यों मैं बोल रहा हूं कि ये केवल वर्टिकल होगा? उसका रीजन ये है कि इन दोनों पे नॉर्मल रिएक्शन जो होगा, अगर कोई बच्चा मानता है कि इन दोनों पे नॉर्मल रिएक्शन अलग अलग लग रहा है, मान लो किसी बच्चे ने माना, जैसे उसको पता है कि भाई कांटेक्ट अलग है तो वो नॉर्मल रिएक्शन अलग मानेगा, जो जेन्युइन सी बात है। तो अगर वो इस पे नॉर्मल रिएक्शन मानता है तो इस पे परपेंडिकुलर दिखाएगा, तो उसका एक कंपोनेंट इधर आएगा, एक कंपोनेंट इधर आएगा। इस पे अगर कोई नॉर्मल रिएक्शन दिखाता है तो उस पे ये कंपोनेंट इधर आएगा और ये कंपोनेंट इधर आएगा, ठीक बात है। तो यहां से आप देखो ये दोनों अगर थीटा सेम होंगे, अगर आपने यहां पे n1 मान ही लिया है, मान लीजिए आपने इसमें n1 माना है, ठीक है। तो यहां पे n1 माना है तो इधर क्या आएगा? ये थीटा है, तो ये अपने पास थीटा होगा, ये थीटा, तो ये सॉरी 90 माइनस थीटा, ये अपना 90 माइनस थीटा होगा, ठीक है। रटिए मत कुछ, ये भी क्या होगा? 90 माइनस थीटा। तो ये अगर आप n2 मान रहे हो और इसे आप n1 मान रहे हो तो आपको क्या दिखता है? इधर n1 एंगल सेम होने की वजह से n1 साइन थीटा और इधर आएगा n2 साइन थीटा। तो क्या दिख रहा है आपको बताइए? साइन थीटा कैंसिल होगा, n1 इक्वल टू n2, ठीक है। तो यहां पर अपने पास ऐसा कभी भी आपको दिखे तो कंफ्यूज नहीं होना है, सिमेट्री है, दिख रहा है, वो कैंसिल आउट हो जाएगा। और ये नॉर्मल रिएक्शन वेज के लिए, वेज क्यों मूव कर रहा है? क्योंकि वेज पे नॉर्मल रिएक्शन ऐसा लग रहा है, इस वेज पे ऐसा लग रहा है, तो ये वेज का एक कंपोनेंट, वेज की अगर बात करो तो वेज पे ये इस तरीके से इसका कंपोनेंट लगेगा, यही इसको इधर चला रहा है। शायद सभी को समझ में आ गया होगा। अब ये n1 है तो n1 का ये कंपोनेंट इधर n1 साइन थीटा, ये वेज को इधर एक्सेलरेट कर रहा है, और ये n2 है तो ये n2 का ये कंपोनेंट n2 साइन थीटा, ये इसको इधर एक्सेलरेट कर रहा है। सब लोग समझ गए? भाई मेरे पास कोई रास्ता नहीं है आपको फिजिक्स कितना समझ में आ रहा है कितना नहीं, मेरे पास मेरे बिहाफ पे जो काम है वो कर रहा हूं, मैं अपना मैक्सिमम योगदान देना चाह रहा हूं कि आपको समझ में आए, इसीलिए इतना धीरे धीरे कराया जाता है, इरेस्पेक्टिव, ये मानते हुए कि लेक्चर में मैंने 3 क्वेश्चन कराए कि 4, वो मेरा मकसद नहीं होता। मैं जो भी कराता हूं मकसद ये होता है कि आपका अप्रोच डेवलप हो, और अगर जिस दिन आपने अप्रोच डेवलप कर लिया, समझ लीजिए फिजिक्स आप सीख गए, तो आप क्रैक कर लेंगे। क्योंकि फिजिक्स में कभी ऐसा नहीं हो सकता कि मैं 500 क्वेश्चन करा दूं और आपका अप्रोच डेवलप ना हो, तो वो कुछ भी नहीं होगा।
ठीक है। तो इसमें मैं कुछ योगदान नहीं दे सकता, और कि मेरे पास कोई पुड़िया है कि मैं आपको पुड़िया की दे दूं कि दूध में मिला के रात में सोते टाइम ले लेना बेटा, ठीक है। तो आपको अचानक सब आ जाएगा। जो भी आएगा आपके स्ट्रगल से आएगा, आपके अपने, जितना आप स्ट्रगल करेंगे क्वेश्चंस में, जितना आप लेक्चर फॉलो करेंगे, घर में रफ कॉपी पे ये सब खुद से करेंगे, तो आपको जरूर एक दिन सब कुछ आएगा, ठीक है। क्लियर है। और उसके पास मेरे पास कोई मतलब रास्ता नहीं है, ठीक है। और मैं इतना बता दूं कि बाकी जगह पे भी चीजें हो रही हैं, ऐसा नहीं है, आप वहां भी देख लो। अगर कोई इस लेक्चर, यहां के लेक्चर में अगर कोई नहीं समझ पाता, एक एक छोटी छोटी बात, एक एक छोटे छोटे डायग्राम बनते हैं, मैं यहां कुछ भी ऐसा नहीं करता हूं कि मैं 5 या 7 क्वेश्चन बटोर के ले आऊं, अनोखे वाले चमकौए क्वेश्चन, वो करा दूं आपको, आप ताली बजाओ और मैं घर चला जाऊं, चैप्टर खत्म। उस समय आपको लगेगा सर क्या बड़े बड़े क्वेश्चन करा रहे, ठीक है, लेकिन कुछ समझ में नहीं आएगा। मुझे पता है बच्चों का लेवल, अभी आप 11th क्लास में हो, तो आपको अप्रोच डेवलप करना जरूरी है, वो मेरा इंटेंशन होता है, ठीक है। और क्वेश्चन आपके हर लेवल के यहां कराए जाते हैं, वो भी आपको पता है। तो इससे ज्यादा मैं और मेरे साइड से कुछ नहीं कर सकता मैं, कि आप पूछ रहे हो कि सर क्या करें, और तो मैं नहीं बता पाऊंगा कि और क्या कर पाओगे आप। N2 और ये N1, ठीक है। तो अब शायद सभी बच्चों को समझ में आ गया कि यहां पे ये वर्टिकली मूव करेगा, वर्टिकल, क्योंकि इस डायरेक्शन में देखो, आप अगर इक्वेशन लिखोगे तो ये अपना कट जाएगा, यहां पे दिख रहा होगा कि N1 साइन थीटा वर्टिकल मूवमेंट के लिए N1 साइन थीटा इज इक्वल टू N2 साइन थीटा, ऐसे लिखोगे तो यहां से आप अगर अलग अलग मान भी रहे हो तो आपको यहां से सेम मिल जाएगा, पहली बात, ठीक है। अब तो हमारे पास एक इक्वेशन, आप कंस्ट्रेंट की इक्वेशन लिखने जाते हैं तो कंस्ट्रेंट की इक्वेशन हमारे पास क्या हो जाएगी, कंस्ट्रेंट की इक्वेशन क्या हो जाएगी बताइए। और अगर कोई बच्चा ये इससे भी कन्विंस नहीं है तो ऐसे कन्विंस हो सकता है कि N2 साइन थीटा इक्वल टू, इसका अगर न्यूटन सेकेंड लॉ लिखेगा तो क्या लिखेगा वो, N2 साइन थीटा इक्वल टू m इंटू A2, और यहां पे क्या लिखेगा N1 साइन थीटा। अगर कोई बच्चा इससे नहीं कन्विंस हो रहा है तो इससे हो सकता है। वेज के लिए, वेज के लिए क्या लिखोगे, फॉर वेज, फॉर वेज क्या लिखोगे बताओ, N2 साइन थीटा इज इक्वल टू m इंटू A2, है ना। और इस वेज के लिए लिखोगे तो यही मिलेगा आपको, N1 साइन थीटा, इस वेज के लिए आपने ये लिखा। इस वेज के लिए लिखोगे तो क्या लिखोगे, N1 साइन थीटा इज इक्वल टू m इंटू A2, ठीक है। तो यहां से आपको दिख रहा है कि अगर ये दोनों सेम एक्सेलरेशन से मूव कर रहे हैं तो यहां से भी आप बता सकते हो कि N1 और N2 इक्वल होंगे, यहां से भी आप बता सकते हो कि N1 और N2 इक्वल होंगे। क्लियर है सभी को। तो मेरा डिस्कशन ये रहा कि अगर सिमेट्रिकल है तो आप डायरेक्ट नॉर्मल रिएक्शन मान लेना, अपना टाइम वेस्ट मत करना। तो ये मैंने आपको आज बता दिया। अब जो दूसरा इंपॉर्टेंट चीज है, तो इन दोनों से भी आप बता सकते थे, मेरा ये कहना है कि यहां से भी आप बता सकते थे कि N1 इक्वल टू N2 होगा, ठीक है। तो नॉर्मल रिएक्शन की बात तो खत्म होती है। जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है इसमें वो है कंस्ट्रेंट रिलेशन। सभी बच्चे कंस्ट्रेंट रिलेशन लिख के दिखाइए, कंस्ट्रेंट रिलेशन इसका जल्दी से लिख के दिखाइए। किसके किसके बीच में होगा, रॉड और वेज के बीच में। आप बोलोगे सर क्या दोनों रॉड का अलग, रॉड और दो वेज का अलग अलग बनाएंगे, नहीं, आप यहां पर किसी भी रॉड को पकड़िए और एक वेज को पकड़िए, रॉड को पकड़िए और एक वेज को, क्योंकि हमें A1 A2 में ही तो रिलेशन चाहिए, हमें A1 और A2 में ही तो रिलेशन चाहिए। तो A1 और A2 में रिलेशन निकालने के लिए किसी एक वेज और रॉड को पकड़ लो, ठीक है। तो ये अपना वेज है और ये अपना रॉड था। ठीक है, तो अब क्या मिलेगा आपको, जल्दी से बताओ मेरे करने से पहले,
ये अपना A1 था, तो कॉमन पॉइंट ये ढूंढोगे। तो इस कॉमन पॉइंट पे वेज के वजह से क्या एक्सेलरेशन है, बहुत आसान है ये भी। वेज के वजह से A2 मिलेगा इसको, और रॉड के वजह से यहां पे मिलेगा A1, रॉड के वजह से मिलेगा A1। समझ पा रहे हैं? ये A1 रॉड के वजह से और वेज के वजह से मिलेगा A2। कॉमन नॉर्मल ड्रॉ कर दीजिए इनका। कॉमन नॉर्मल ये है, दिस इज आवर कॉमन नॉर्मल। तो कॉमन नॉर्मल के अबाउट इनकी वेलोसिटी सेम होने जा रही है, तो क्या लिखने वाले हैं, और एक्सेलरेशन सेम होने जा रहा है, तो ये थीटा है, तो इनका ये थीटा, तो ये भी थीटा, और ये 90 माइनस थीटा, और तो ये थीटा। क्लियर है? तो इसके लिए क्या होगा, इधर होगा, अगर इस थीटा के रिस्पेक्ट में इसका करेंगे तो आएगा A2 का, A2 कॉस थीटा इधर आएगा, और A2 साइन थीटा इधर आएगा। ये आ जाएगा अपने पास A2 साइन थीटा। A1 का क्या हो जाएगा, A1 का कंपोनेंट इधर आएगा, A1 कॉस थीटा। A1 कॉस थीटा, बोलो भाई। तो इस डायरेक्शन में, कॉमन नॉर्मल के डायरेक्शन में कंस्ट्रेंट रिलेशन लिखा जाएगा A1 कॉस थीटा इज इक्वल टू A2 साइन थीटा। दैट इज अगेन वी कैन से दैट A1 इक्वल टू A2 tan थीटा। ये रिलेशन आएगा कंस्ट्रेंट, जो अपनी पहली इक्वेशन होगी। क्लियर है सभी बच्चों को? दूसरा, अगर आपको इनकी वैल्यू भी निकालनी है, तो वैल्यू भी निकालनी है तो आप कुछ नहीं करो, एफबीडी बना चुके हो, ठीक है। उस एफबीडी में ये जैसे इक्वेशन है, वेज की एफबीडी, एफबीडी ऑफ वेज बनाओगे तो एक ही इक्वेशन मिलेगी। क्या मिलेगा, n, n2 n1 को कुछ n ले लीजिए, तो अपने पास क्या आ जाएगा, n साइन थीटा इक्वल टू m इंटू A2। और रॉड के लिए क्या मिलेगा, रॉड के लिए देखिए इधर है अपने पास n1 cos थीटा, और इधर है अपना n2 cos थीटा, और दोनों कैसे हैं, और इधर है mg। तो फॉर रॉड क्या इक्वेशन लिखेंगे आप लोग, डाउनवर्ड डायरेक्शन में mg लग रहा है, ऊपर जो फोर्स है वो n2 cos थीटा है ना। तो रिलेशन क्या गलत है, A2 इक्वल टू A1 tan थीटा। कंपोनेंट गड़बड़ ले लिया है क्या, देखो ये अपने पास A1 है और इधर है A2, तो ये थीटा है तो ये थीटा होगा, तो इधर मैंने लिया A2 cos थीटा और इधर A2 sin थीटा। A2 का कंपोनेंट सही है, A1 के लिए ये थीटा, ये 90 माइनस थीटा, तो ये थीटा, तो A1 का इधर आएगा A1 cos थीटा। बिल्कुल सही है भाई, बिल्कुल करेक्ट है, दुरुस्त है भाई। आप यहां कंफ्यूज हो रहे होगे, मैंने ये A2 को इस थीटा के रिस्पेक्ट में रिजॉल्व किया है, तो इधर आएगा A2 cos थीटा, इसी में आप परेशान हो लगता है, और इधर आएगा A2 sin थीटा। बिल्कुल सही है। अभी तक मैं वही कह रहा हूं ना, जो बच्चे अब कंपोनेंट में भड़बड़ा रहे, इतने दिन से मैं करा रहा हूं, 10-12 लेक्चर से कंपोनेंट ले रहे हैं आप, फिर भी भड़बड़ा रहे हैं, इसका मतलब घर में प्रैक्टिस नहीं हो रही है, घर में प्रैक्टिस नहीं हो रही है। और जब तक आप घर में रफ कॉपी में ये सब कंपोनेंट लेना, ये सब विगरस प्रैक्टिस नहीं करेंगे, आपको मजा नहीं आएगा बिल्कुल। तो ये आपके एंड से है कि आप अपने एंड से क्या कर रहे हैं, टीचर की केवल करने से कुछ नहीं होने वाला। पर रॉड क्या हो जाएगा, तो रॉड के लिए आप क्या लिखेंगे इक्वेशन, mg। मैं तो जितना धीरे धीरे हो, जितना इलाबोरेट करके हो, मैं आपको पढ़ा रहा हूं कि आप यहां सीख लें। mg माइनस n2 cos थीटा, और n2 cos थीटा को n cos थीटा लिख सकते हैं, दोनों सेम है, तो इसको मैंने n cos थीटा लिख दिया, n1 इक्वल टू n2 इक्वल टू n माना है, तो आपके पास हो जाएगा कितना, -2n cos थीटा इक्वल टू m इंटू A1।
ये अपनी तीसरी इक्वेशन, ये दूसरी इक्वेशन और ये पहली। अब मैं सॉल्व नहीं करूंगा, ये आप कर लेंगे। अभी अभी मैंने इस तरीके की सॉल्विंग की है। तो अब A2 A1 A1 A2 और नॉर्मल रिएक्शन, A1 A2 और नॉर्मल रिएक्शन, तीन अननोन है, तीन इक्वेशन है, इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा। आपको लीनियर इक्वेशन है, बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, चलिए। बट ये क्वेश्चन आपको चैलेंजिंग हो जाता है, ये क्वेश्चन चैलेंजिंग हो जाता है अगर वेज के एंगल अलग अलग हो, डिफरेंट एंगल पे वेज हो। कैसे, देखिए। तो ये क्वेश्चन चैलेंजिंग हो जाता है। कैसे, थोड़ा सा आपको क्या ध्यान रखना पड़ेगा वो देख लीजिए। रॉड ऐसे ही है, ये दोनों जो है वही स्मूथ हॉरिजेंटल सरफेस पे रखे हुए हैं। ठीक है, दोनों का मास सेम है, बट ये एंगल अलग अलग है। ये आपका, आप मान लीजिए अल्फा है, ये बीटा है, एंगल अलग अलग है, मासेस सेम है। बाकी चीजें वही है। ठीक है, अब यहां पर अब आप नहीं बोल सकते, ठीक है, यहां पे अब आप नहीं बोल सकते कि ये जो है क्या होगा कि इनमें कंस्ट्रेंट, इसमें ये नहीं बोल सकते कि ये A2 से मूव करेगा, ये भी A2 से, ये दोनों तो A2 से अगर मूव करेंगे और ये वर्टिकली मूव करेगा, ये आप नहीं बोल सकते, ये आप नहीं बोल सकते कि ये वर्टिकली मूव करेंगे। ये क्लियर है? अच्छा, तो इसको ट्राई करेंगे आप लोग या कराऊं? इसको थोड़ा दिमाग दौड़ाएंगे, ट्राई करेंगे आप लोग? बोलिए भाई। चलिए, मैं कंस्ट्रेंट रिलेशन में आपका हेल्प करता हूं पहले। तो इसमें आप अननोन्स मान लीजिए। अब इसमें ये कुछ A1 से मूव करेगा, ये A2 से। देखिए कैसे करेंगे। इसमें आप मानेंगे कि कुछ ये A2 से मूव करेगा, ये A1 से मूव करेगा, क्योंकि सभी बच्चों को अब क्लियर हो रहा होगा कि नॉर्मल रिएक्शन का जो कंपोनेंट होगा, ठीक है, जो नॉर्मल रिएक्शन का कंपोनेंट होगा, इधर बीटा जाएगा, इधर अल्फा जाएगा, है ना। तो फोर्सेस जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में नॉर्मल रिएक्शन के कंपोनेंट, इस पे इधर अलग लगेगा और इस पे अलग लगेगा, तो दोनों का जो है अपना क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन अलग अलग होगा। ठीक है, तो यहां से हम बोल सकते हैं कि ये A1 होगा और ये A2 होगा, ऐसा मैंने मान लिया। तो जब ये A1 A2 होगा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। अगर ये A1 A2 होगा तो इसमें से नेट कौन किधर जा रहा होगा? नेट जो है, मान लो कौन ज्यादा है, मान लीजिए मैंने बोला कि A1 ज्यादा है, तो ये सभी को पता है कि इसका कांटेक्ट बना रहना है। ठीक है, ये ऐसे नीचे स्लाइड कर रहा होगा और साथ में जो ज्यादा होगा उस डायरेक्शन में इधर भी मूव कर रहा होगा। तो जब इनके एक्सेलरेशन अलग अलग हैं, तो इसके पास दो एक्सेलरेशन होंगे, इधर भी होगा, जिस साइड ज्यादा है, A1 ज्यादा है तो A1 की तरफ, और एक इधर भी होगा। तो इसीलिए मैंने कहा ये चैलेंजिंग हो जाता है आपको। यहां पर अब इसके दो मानने होंगे, AX और AY। तो इसके पास दो एक्सेलरेशन होंगे। ठीक है, एक AX होगा और एक इधर भी जा रहा होगा और एक इधर भी आ रहा होगा, तो AX भी होगा और AY भी होगा। ठीक है, तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात है कंस्ट्रेंट रिलेशन लिखना, जिसमें बच्चे क्या गलती करते हैं वो मुझे बताना है। देखिए, कंस्ट्रेंट रिलेशन अगर आप लिखना चाहते हैं तो रॉड, और यहां पे अब दोनों को अलग अलग लिखना होगा। यहां पे पॉइंट P का कंस्ट्रेंट अलग होगा और पॉइंट Q का कंस्ट्रेंट अलग होगा। ये बात सभी बच्चे समझ पा रहे हैं? क्योंकि यहां पे इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में इस डायरेक्शन में
ये मान लीजिए मास इसका m है, मैं ऊपर लिखे दे रहा हूं। तो इस डायरेक्शन में आप क्या करेंगे, मैं यहीं लिख के बता रहा हूं, देखिएगा कंस्ट्रेंट कैसे लिखा जा रहा है। तो अगर आप Q पॉइंट की बात कर रहे हैं तो यहां पे नॉर्मल पहले ड्रॉ कर दो, इसका कॉमन नॉर्मल अपना ये होगा। मैं यहीं कर दे रहा हूं, शायद सभी को क्लियर हो जाएगा, अलग से डायग्राम नहीं बना रहा हूं। ठीक है, अब आप मुझे बताओ कि इस P पॉइंट को वेज के रिस्पेक्ट में क्या एक्सेलरेशन मिलेगा। वेज के रिस्पेक्ट में इसको A1 मिल रहा होगा, और इस रॉड के रिस्पेक्ट में इसको क्या मिल रहा होगा, तो रॉड के रिस्पेक्ट में इसको मिल रहा होगा AX, और इधर मिल रहा होगा AY। बोलो भाई, सभी बच्चों को क्लियर होगा। ब्रॉड के रिस्पेक्ट में इसको, इस Q पॉइंट को क्या मिला, AX इधर, AY इधर। वेज के रिस्पेक्ट में क्या मिला है इसको, A1। क्लियर है। तो इसका कॉमन नॉर्मल के अबाउट ये मान के चल रहे, देखिए अलग नहीं होंगे, अभी अलग नहीं होंगे, ये धीरे धीरे स्लिप करते हुए फिर जाके जब काफी दूर हो जाएगा तब अलग होंगे। हम हमेशा कंस्ट्रेंट रिलेशन इंस्टेंटेनियस लिखते हैं, इस समय तो अलग नहीं है ना, इसी समय का लिख रहे हैं। तो यहां पर आप AX और AY लिख लीजिए, ये बीटा है, तो अब आपके पास ये बीटा होगा तो सब एंगल तो जज कर ही सकते हो। ये बीटा है तो ये पूरा अपना बीटा होगा। ठीक है, तो इसके लिए, और ये बीटा है तो इसके लिए अब बताइए AX और A1 के लिए इधर cos बीटा होगा, इधर sin बीटा होगा। तो पहले आप यहां जो गलती होती है, भारी गलती होती है, वो पहले समझ लीजिए, जो सबसे बड़ा मिस्टेक है वो क्या है। AX के लिए आप अगर पहले AX इधर हो जाएगा AX sin बीटा, और AY का कंपोनेंट क्या आएगा, ये बीटा। ठीक है, ये 90 है, 90 माइनस बीटा, इधर भी बीटा होगा ये। तो AY किधर, AY का कंपोनेंट इधर कितना आएगा, AY cos बीटा। अब गलती यहीं पर होती है। A1 का क्या आएगा, पहले आप इसके रॉड के रिस्पेक्ट में नेट कितना आ रहा है उसको लिखिए, एंड दैट शुड बी इक्वल टू दिस कंपोनेंट। बच्चे क्या करते हैं, यहां तो खैर गलती नहीं होगी क्योंकि यहां दोनों सेम डायरेक्शन में है। गलती वहां होती है जब मान लो एक AX का कंपोनेंट इधर हो और AY इधर हो, तो बच्चे क्या करते हैं, AX sin बीटा प्लस A1 का कंपोनेंट इक्वल टू AY करते हैं, वही मिस्टेक हो जाता है। आपको पहले Q पॉइंट का नेट एक्सेलरेशन पहले अगर रॉड के रिस्पेक्ट में है तो सबसे पहले रॉड के रिस्पेक्ट में निकाल लीजिए। वो क्या हो जाएगा, यहां से AX sin बीटा AY cos बीटा, और A1 का कंपोनेंट तो आप निकाल ही सकते हैं। A1 का कंपोनेंट इधर क्या आएगा, A1 के लिए ये बीटा एंगल है तो ये 90 माइनस बीटा होगा, ये तो आप जज कर पा रहे हैं। ये एंगल 90 माइनस बीटा होगा तो ये कितना आ जाएगा, A1 sin बीटा। तो ये इतना आसान नहीं है, इन चीजों को आप पहली बार देख रहे हैं, आपको रफ कॉपी में घर में फिर से करना होगा। तो ये यहां से अब आप बता सकते हैं कि क्या लिखेंगे, AX sin बीटा प्लस AY cos बीटा इज इक्वल टू A1 sin बीटा। तो दैट इज द फर्स्ट कंस्ट्रेंट रिलेशन। ये कंस्ट्रेंट रिलेशन होगा बिटवीन रॉड एंड दिस वेज। ये मान लो B है और ये A है, तो क्या है, रॉड एंड वेज B। ये वेज B और रॉड में कंस्ट्रेन है। ये क्लियर है सभी को। एक भाई बोल रहा है A1 इक्वल टू AX होगा, मतलब सारा वो पूरा चौपट कर दिया उसने, पूरा अपना लेक्चर। A1 इक्वल टू AX होगा वो बता रहा है। अरे यार, नॉर्मल की डायरेक्शन में चिल्ला रहा हूं, नॉर्मल की डायरेक्शन में नेट एक्सेलरेशन इक्वल करते हैं, आप हॉरिजॉन्टल में इक्वल किए दे रहे हो। अद्भुत हो यार। कंस्ट्रेंट रिलेशन यहां के लिए बनाते हैं। पूरा लेक्चर हो गया, 2 या 3 क्वेश्चन हुआ केवल, फिर भी आप वो चीज सीख नहीं पाए। तो दैट इज द रीजन। आप किस मतलब कंसंट्रेशन लेवल से पढ़ रहे हो वो भी मैटर करता है। यहां पर आ गए आप,
ठीक है, तो इसके लिए अपने पास क्या हो जाएगा, इसके लिए भी वही करोगे। यहां गलती होने के चांसेस हैं, देखिए कैसे गलती होगी यहां पे। पी के लिए रॉड के रिस्पेक्ट में इसको ए एक्स ऐसा मिलेगा, ए वाई ऐसा मिलेगा। तो पहले आप इसका कंपोनेंट ले लो रॉड के रिस्पेक्ट में, ये अल्फा है तो ये अल्फा होगा, और ये अपने पास 90 माइनस अल्फा, तो ये अल्फा है ना, ये 90 माइनस अल्फा होगा, ये 90 कई बार करा चुका हूं। अल्फा जिसको समझना होगा वो समझ चुका है, जिसको नहीं समझना होगा वो कभी नहीं समझ पाएगा। अब 90 माइनस अल्फा, ये पूरा 90 होता है तो अल्फा, ये अल्फा हो गया। ठीक है, तो ये भी अल्फा होगा। देखिए पैरेलल लाइन, ये ट्रांसवर्सल, तो ये भी अल्फा होगा। तो अपने पास क्या लिखना है, A2 इसका कंपोनेंट, ये AX था और ये AY था। तो इस P पॉइंट को क्या एक्सेलरेशन मिलेगा, रॉड के वजह से कॉमन नॉर्मल के लॉन्ग ब्रेक करो तो इधर आएगा अपने पास A2 AX साइन अल्फा, और इधर आएगा अपने पास AY कॉस अल्फा। मैं क्या बोल रहा था कि यहां गलती होने की चांसेस हैं, क्या गलती होने के चांसेस है देखिए बताता हूं। AY कॉस अल्फा मिल गया। अब यही वेज के रिस्पेक्ट में इसको एक्सेलरेशन मिलेगा A2 इधर, तो इस A2 का आपको इस तरफ, ये अल्फा है तो ऑब्वियसली ये भी अल्फा होगा। तो A2 का कंपोनेंट कॉमन नॉर्मल के अबाउट क्या आ जाएगा, इधर कॉमन नॉर्मल के अबाउट आ जाएगा अपने पास A2 साइन अल्फा। देखिए ये कॉस है, ये साइन हो जाएगा, A2 साइन अल्फा। अब मैं बता रहा हूं गलती क्या होती है, ध्यान से सुनिएगा। गलती क्या होगी, यहां पर बच्चा लिखेगा A2 साइन अल्फा, इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव ऐसा लिखेगा, A2 साइन अल्फा प्लस AY कॉस अल्फा दैट इज इक्वल टू AX साइन अल्फा। ये लिखते हैं लोग, ये गलत है, ये नहीं सही है। ये इसलिए नहीं सही है क्योंकि आपने क्या बताया था मैं कि P पॉइंट को जो एक्सेलरेशन मिलेगा वो इस तरफ मिलेगा, जो रॉड के रिस्पेक्ट में, वही वेज के रिस्पेक्ट में। तो आपको पहले रॉड के रिस्पेक्ट में नेट एक्सेलरेशन जो इधर होगा उसको इक्वेट करना है वेज के रिस्पेक्ट वाले एक्सेलरेशन से, वेज के रिस्पेक्ट वाले एक्सेलरेशन से। तो ये चीज रॉन्ग है, ये रॉन्ग है, ऐसा नहीं करिएगा। क्या करना है देखिए, पहले इसका एक्सेलरेशन P पॉइंट का एक एक्सेलरेशन रॉड के रिस्पेक्ट में इधर है AX साइन अल्फा, इधर है AY कॉस अल्फा। तो नेट नॉर्मल की तरफ क्या हो जाएगा, नॉर्मल की तरफ नेट एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, करेक्ट देख लीजिए, मैं लिख दे रहा हूं जिससे आपको याद रहे। क्या हो जाएगा, A2 साइन अल्फा इस तरफ। आप बोलोगे सर इधर ही क्यों ले रहे हो, क्योंकि वेज के रिस्पेक्ट वाला एक्सेलरेशन A2 साइन अल्फा इधर है। ठीक है, तो A2 साइन अल्फा वेज के रिस्पेक्ट में इधर है, तो इसी डायरेक्शन में रॉड के रिस्पेक्ट में P पॉइंट का एक्सेलरेशन लिखिएगा। क्या लिखेंगे, AY कॉस अल्फा माइनस AX साइन अल्फा। नाउ दिस इज योर करेक्ट रिलेशन, ये अपना करेक्ट रिलेशन है भाई, ये अपना करेक्ट रिलेशन है। ठीक है, बाकी तो आपके लिए इजी काम है, नॉर्मल रिएक्शन का कंपोनेंट लेना, FBD बनाना, वो मैटर नहीं करता, वो तो आप कर लेंगे। मेन ये कंस्ट्रेंट रिलेशन आना चाहिए। तो कंस्ट्रेंट रिलेशन ये शायद जिनको समझना था वो समझ चुके हैं। ठीक है, देखिए मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहूंगा, उन बच्चों को खासकर जो मतलब जैसे कुछ बच्चे कुछ कर पा रहे हैं या ये सब देख के उतना परेशान हो रहे हैं, नहीं कर पा रहे, एक बात ध्यान से सुनिए। आपको जो है ऐसा नहीं है कि सबको जेई एडवांस ही क्वालिफाई करना है। ठीक है, आपको जरूरी नहीं है, आप लेकिन दूरी कोशिश करिए। ये सब आप अगर नहीं भी करोगे तो जेई मेन सेलेक्ट हो जाओगे। अगर आप ये सब नहीं भी करोगे इस लेवल की चीजें तो भी जेई मेंस बहुत आराम से सेलेक्ट हो जाओगे। लेकिन आपको ट्राई करना चाहिए,
आप अगर इतने बड़े लेवल पे काम करोगे ढंग से, तो ये निश्चित है कि जेई मेंस में कम से कम बढ़िया एनआईटी फोड़ दोगे, ठीक है। लेकिन अगर कोई बच्चा बिल्कुल ये सब देखकर घबरा कर बिल्कुल हाथ पटक देगा भाई कि हम काम नहीं करेंगे, हमें फिजिक्स में इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, फिजिक्स भारी लग रही है, ऐसा करके अगर वो मेंटेलिटी अभी से 11th क्लास में बना लेगा, ठीक है, जो अभी पूरा 2 साल का समय है, तो वो जो है फिर आगे एक्सेल नहीं कर पाएगा, फिर उसका जेई मेंस भी नहीं होगा, क्योंकि वो तो कुछ करेगा ही नहीं फिर ना, ठीक है। तो मैं आपको यही सलाह दूंगा, खासकर उन बच्चों के लिए जो इन सब चीजों को, देखिए पहली बार कोई भी चीज अगर आप देखते हैं तो घबराहट होती है। जैसे इसका सबसे छोटा एग्जाम्पल है कि कमरे में लाइट रहती है, अचानक आप बत्ती चली जाती है तो एकदम अंधेरा लगता है, एकदम अंधेरा लगता है ना, कुछ नहीं दिखता। लेकिन उसके बाद अगर आप 5 मिनट बैठे रहते हो तो कहीं से हल्का फुल्की कहीं से कोई रोशनी है तो आपको कुछ उसमें विजिबल होने लगता है, ये डेली फिनोमिना है। तो उसी तरीके से आपको इसको देखकर घबरा के भागना नहीं है, आपको पेन कॉपी लेके, यार कंपोनेंट है, एंगल है, आपने 10th क्लास में पढ़ा है, जब आप इसमें लग जाएंगे, करते रहेंगे, 10 बार करेंगे, 4 बार करेंगे, बार बार इसको देखकर सीखेंगे, ठीक है, तो जरूर कुछ ना कुछ करेंगे। मान लीजिए पूरा 100% नहीं करेंगे तो कुछ तो करेंगे, और जो आप कुछ करेंगे वो बहुत होगा जेई मेंस के लिए, वो बहुत होगा जेई मेंस के लिए, ठीक है भाई। तो आपको मैं यही सलाह दूंगा, जैसे कुछ बच्चे कह रहे थे कि सर फिजिक्स, कुछ नहीं, मतलब एक बच्चा कह रहा था कि फिजिक्स जो है बहुत भारी है, बहुत भारी लग रहा है। मैं आपको जो है या तो भारी हल्का करूं, तो मेरे पास एक और रास्ता है कि मैं आपको हल्का दिखाऊं कि फिजिक्स बहुत बढ़िया है, इजी है, फिर उसके लिए मुझे बहुत ही छोटे छोटे घटिया टाइप के एग्जाम्पल लेके और जेई मेंस लेवल की चीजें ऊपर ऊपर करके निकल जाना पड़ेगा, तो आपको सब अच्छा लगेगा। लेकिन उससे आप एडवांस की जो चीजें हैं वो अभी से खत्म हो जाएगी। बहुत बच्चे इसमें जो एडवांस निकाल सकते हैं, इनफैक्ट सभी कर सकते हैं आपके परसेप्शन पे, तो उन बच्चों का भारी नुकसान हो जाएगा, ठीक है। होमवर्क, हाँ होमवर्क जो दिया था, ठीक है, होमवर्क जो दिया था क्या वो हुए नहीं? अरे यार बहुत इजी थे, वो तो हो गए होंगे, 1-2 क्वेश्चन में फंसे हो गए। होमवर्क में कितने बच्चों ने लगभग 60-70% कर लिया, 1-2 में फंस सकते हैं, मान सकता हूं। मैं हो गए, ठीक है। तो उसमें जो थोड़ा मुझे लगेगा कि जो क्वेश्चन थोड़ा सा मुझे डिस्कस करना चाहिए, मैं कल डिस्कस कर दूंगा। चलिए चलिए फिर कल मिलते हैं, इसको रिवाइज करके आइएगा ये सब, इस पे अभी 1-2 रिजिड बॉडी पे और क्वेश्चंस करेंगे।